वेलकम बैक टू योर चैनल। दोस्तों हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री का रिवीजन खान सर के नोट से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हरियाक वंश देख लिया था, महाजनपद देख लिए थे। आज हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करना है शिशुनाग वंश। चलिए तो कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, बताएं जल्दी जल्दी पूछ लिया जाए कुछ क्वेश्चन। चलिए बताइए, हरियाक वंश का संस्थापक कौन था? हरियाक वंश का संस्थापक कौन था और उसका टाइम पीरियड क्या था? तो हरियाक वंश के संस्थापक आपको कौन से थे? बिंबिसार। बिंबिसार महाराज आपके संस्थापक थे। उनका टाइम पीरियड था 544 से लेके 492 तक। इसके बाद कौन आए थे आपके? अजातशत्रु। अजातशत्रु का टाइम पीरियड था आपका 492 से लेके 460। इसके बाद कौन आए थे आपके? आए थे उद्यन 460 से 444। और उद्यन के पुत्र नागदशन एक अयोग्य था, इसकी हत्या कर दी थी। सॉरी, इसके बाद आए थे आपके बृहद्रथ, और बृहद्रथ को किसी ने चाकू मार के हत्या कर दी थी। किसने? शिशुनाग ने। और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखें, चलिएगा बार बार हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और नहीं भी पढ़ा है तो एक आइडिया तो आपको लग ही जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब करना है हम लोगों को शिशुनाग वंश स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आने ही वाली है। चलिए, इस वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध राज्य में मिलाया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया। क्वेश्चन उठता है, किसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनाया? तो किसने बनाया? शिशुनाग वंश ने बनाया। ठीक है, शिशुनाग ने ही बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था। इस वंश का अगला शासक कौन बना? काला अशोक बना। टाइम पीरियड है 394 से लेके 366 था। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात काला अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम पुराण अथवा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। क्या मिलता है? काकवर्ण मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में भी पूछा गया है, आपकी यूपीएसआई में भी पूछा गया था। इसका नाम पुराण तथा दिव्य बदान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बना लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को मगध की पुनः राजधानी स्थापित की? तो काला अशोक ने किया। इस समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना कर दी। अब आ गए नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्वी में। ठीक है, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली संस्थापक महापद्म नंद थे, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्व क्षत्रांग की उपाधि धारण की। ये भैया भगवान परशुराम जी से थे, वो भी क्षत्रियों से नफरत करते थे। ये भाई भी क्षत्रियों से नफरत करते थे और क्षत्रियों को मरवा देते थे। देखो आगे पता चलेगा। इस वंश की जाति नाई थी, अर्थात जो बाल काटने वाले होते वो थे। इनके प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। इस वंश का प्रथम शासक महापद्म नंद था। केंद्रीय शासन प्रणाली का जनक या पिता किसको कहा जाता है? महापद्म नंद को कहा जाता है। इन्हीं से सबसे पहले केंद्रीय प्रणाली शुरुआत हुई थी आपकी। अरे भाई क्या बुरा तो मान गए हो का? ठीक है, इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हैंसांग द्वारा किया गया है। कितना धन था, कितनी दौलत थी, हैंसांग ने बताया है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासनकाल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिया। किसने? उपवर्ष ने लिया, वर्ष ने लिया, रुचि ने लिया, वर ने लिया और कात्यायन जैसे विद्वानों ने जन्म लिया था। इस वंश के शासक ने राष्ट्रकूट को विचारधारा दिया था। इस वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था। एक राष्ट्र होगा, एक छत्र राज होगा। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश का द्वितीय शासक पांडुक था। महापद्म नाम को भार्गव, दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इस वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली बन गया था। सम्राट महापद्म नंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं पर अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। इसने कलिंग जीतकर एक राट तथा एक छत्र की उपाधि धारण की। ये वो क्षत्रिय विनाशक एक उपाधि उन्होंने भार्गव की स्टार्ट की थी, और यहाँ पर भी एक उन्होंने सर्व छत्रांग की उपाधि धारण की थी।
सब छत्रांक की उपाधि और एक राट भी कर ली और एक छत्र भी कर ली, तो 3 उपाधियां इन लोगों ने धारण कर ली। एक कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया। इस वंश का अगला शासक था धनानंद। ये पगला था, दिन भर शराब पीकर वो डांस वांस देखकर उसी में रहता था दिन भर। पता चला इसके ऊपर एक अच्छा सा वो सीरियल भी बना है, उसमें ये हमेशा शराब ही पिए रहता है, ठीक है। लेकिन था बहुत इंटेलिजेंट। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में घनानंद को गिना जाता है। समझ रहे हो, बहुत लालची था और साला बहुत ज्यादा शराब पीता था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। विश्व विजेता के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय सम्राट धनानंद की विशालतम सेना देखकर हौसला पस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में अपनी भलाई समझी। सोचो कितनी बड़ी सेना नहीं रखा होगा ये। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा धनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी। पूरे राज्य में अराजकता फैल गई थी। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया, जिसके कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजक और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो अब आएगा मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना से पहले कुछ भारत पर आक्रमण हुए थे, तो पहले हम वो आक्रमण देख लेते हैं, फिर मौर्य वंश देख लेंगे, फिर शुंग वंश देखेंगे और फिर लास्ट में आपका कर्ण वंश देखते चले जाएंगे हम लोग आगे। तो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण अथवा फारसी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अगल बगल के छोटे राजा को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। अगल बगल के छोटे राज्यों को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी, किंतु भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राजाओं का शासक था, जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर ही अपना आक्रमण करते थे। मतलब जो विदेशी आक्रमण आते थे वो भारत में एंट्री का सबसे अच्छा गोल्डन मानते थे चांस कि छोटे छोटे राजाओं को हराओ और यहाँ से भारत में एंट्री कर जाओ। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजा ने किया। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। कौन थे? साइरस द्वितीय थे। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। जो ईरान का हकमनी वंश था, हकमनी वंश के संस्थापक थे आपके साइरस द्वितीय, लेकिन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक डेरियस प्रथम था। इसने गांधार तथा कम्बोज को हरा दिया। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासन जेरेक्स प्रथम बना। जेरेक्स प्रथम के बाद डेरियस तृतीय फारस का शासक बना। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया और फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। यहाँ पर सब आप लोगों को दो चीजें लैंड करनी है कि हकमनी वंश का संस्थापक कौन था, तो थे आपके साइरस तृतीय, और भारत पर आक्रमण किया था डेरियस प्रथम ने, और अंतिम शासक कौन था? डेरियस तृतीय। फिर आ गया मकदूनिया, जहाँ के आपके सिकंदर भाई थे, सिकंदर महान यहीं से आए थे। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। फारसी शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने युद्ध में मार दिया और फारस देश पर अपना अधिकार कर लिया था। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। इसकी माता का नाम ओलंपिया था। ये ओलंपिया अपने पति फिलिप को जहर देकर मार देती है, ठीक है। मतलब इसकी जो माता ओलंपिया थी, ये भी एक युद्ध में जीती गई थी। जो सिकंदर के पिताजी थे फिलिप द्वितीय, इन्होंने ओलंपिया को युद्ध में जीता था और फिर उन्होंने शादी कर ली थी। तो ये उससे नफरत करती थी और जैसे ही इसे पुत्र प्राप्त हुआ, इसे लगा कि अपने पुत्र को राजा बनाना है, और इसलिए उसने उसे जहर देके मार दिया कि जाओ महाराज, तुम्हारा टाइम पूरा हो तो अब अपना बात। तो सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्वी में हुआ। इसकी पत्नी का नाम रेक्सोना था। रुक्साना के पिता फारसी शासक शाहदारा थे। कौन से थे? शाहदारा थे। इसके घोड़े का नाम बुफेकराल था। देखिए 3 तरीके से लिखा है, देख सकते हैं आप। इसके गुरु का नाम अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो को अफलातून कहा जाता था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना
तक्षशिला के राजकुमार अंबिक से हुआ था। ये ससुराल लड़ता ही नहीं है। वहां के राजा अंबिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। आज हम लोग पूरा देख के जाएंगे वन लाइनर में, ठीक है, इसलिए आराम से देख लेना। स्किप करोगे तो पॉइंट मिस कर दोगे। पंजाब के राजा गुरु पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें अपना मित्र बना लिया। ठीक है ना, हर कर भी जीतने वाले को क्या कहते हैं, बाजीगर। तो वही काम हो गया था भाई यहाँ पे। इस युद्ध में पोरस हार गए थे, लेकिन पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांध दी। संगे रखता था भाई, जिसको हराएंगे उसे राखी बांध दो। 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम बतस्ता हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। 323 ईसा पूर्वी में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक है। अजूबों सिकंदर भारत से कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। इसे 19 महीने में उसने तो धूल बचा दी थी। सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक निर्याकस, सिक्रेटस और ऑस्टोबुलस थे। सिकंदर तो थे, हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत आया था। सिकंदर की सेना को ब्यास नदी पार करने में मना कर दिया। सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देख भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थी। ये महाराज द्वारा से आक्रमण करने आएंगे अभी। जबकि जल सेना का सेनापति निर्याकस था। सिकंदर तथा उसके घोड़े बुफे कराल था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में। पहले के लोग घोड़े से बहुत प्यार करते थे, मतलब राजा लोग। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को ही जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, कंधार, कंबोज जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। किसने दिखाया था? उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। तो ऐसा हम लोगों ने सब देख लिया, ठीक है। अब बच गया हम लोगों के वन लाइनर। तो वन लाइनर खत्म करेंगे, उसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश। अब हम लोग ऐसे करेंगे कि एक दिन में एक वंश पूरा खत्म कर दिया करेंगे, चाहे आप लोगों की वीडियो 30 मिनट की हो, 40 मिनट की हो या 50 मिनट की, डजेंट मैटर, बट एक दिन में हम लोग एक वंश को खत्म ही करेंगे, ठीक है। तो हम इसके बाद लाइनर भी देख लेते हैं। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। कौन थी? गिरिब्रज थी, या राजगिरा बोल सकते। हरेक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। जल्दी जल्दी कमेंट में आपके आंसर आने चाहिए। बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा 544 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगिरा को। बिंबिसार ने मगध पर शासन किया लगभग 52 वर्षों तक। भारतीय इतिहास में नियमित एवं स्थायी सेना रखने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? तो बिंबिसार थी। महाजनपद युग में मगध सबसे आक्रामक महाजनपद के रूप में उभरा। मगध के साम्राज्य विस्तार का पहला शिकार कौन सा महाजनपद हुआ था? अंग हुआ था। कौन सा? अंग। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसने 4 शादियां की थी। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन मां कौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लाना से, और मध्य देश की राजकुमारी क्षमा से, और एक गणिका से भी शादी की थी, वही मगध की गणिका से। कौन सा वर्ष भारतीय इतिहास में पितृहंता के रूप में जाना जाता है? हरेक वंश है, क्योंकि वही बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उसके बेटे उदयन ने मारा, और उदयन के बेटे नागदशक को किसी ने पेट में चाकू घोंप कर मार दिया था। फिर आए थे आपके बृहद्रथ को मार दिया था आपके शिशुनाग ने। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था? तो शिशुनाग वंश था। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रज था? मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किस शासक के द्वारा स्थानांतरित कर दी गई? तो अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु का उपमान नाम क्या था? कुड़िक।
461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठे थे उदयन भाई साहब। पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। हर्यक वंश का अंतिम राजा था उदयन का पुत्र नागदशक को। नागदशक की अपदस्थ करके उसके आमंत्र ने 412 ईसा पूर्वी को एक नया कहाँ का भैया साइड है मगध पर किस वंश की स्थापना की? तो शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थापित की वैशाली में। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्मन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद समकालीन था सिकंदर के। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने वर्ष रहा? 6 वर्ष रहा। बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आता है? अमित्रोक्यूट्स। मगध साम्राज्य का अंतिम विस्तार कलिंग विजय के रूप में था। इसकी शुरुआत किस विजय से हुई थी? अंग विजय से। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था मस्सग में। मगध का कौन राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था भैया। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? तो पुरु या पुरुषोत्तम या पौरस आप इसे बोल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने मगध साम्राज्य पूरा पढ़ लिया। अब बचेगा आपका मौर्य। तो मौर्य पढ़ेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।